लिए दया और विशाल के लिए दबा हुआ गुस्सा एक साथ उबल पड़ा। उसे लगा जैसे वो छोटा एलियन वो खुद हो और वो बड़ा सा बीस्ट विशाल जो हमेशा उसे कुचलने के लिए तैयार रहता था। अब और नहीं। अभय ने अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाया, लेकिन कैसे? यह सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। मैं ठहरा एक ई रैंक का शिकारी और वो बीस्ट। उसे देखकर ही लग रहा है कि वो कम से कम डी रैंक के लेवल 2 से ऊपर होगा। सीधा मुकाबला मतलब आत्महत्या। अभय का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि ताकत से नहीं, उसे दिमाग से काम लेना होगा। उसने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाईं। उसे कुछ दूरी पर नुकीले पत्थरों का एक ढेर दिखाई दिया। एक योजना उसके दिमाग में आकार लेने लगी। उसने जमीन से एक क्रिकेट की गेंद जितना बड़ा नुकीला पत्थर उठाया। पत्थर ठंडा और भारी था और अभय की कांपती हथेलियों में यह एक अजीब सा आत्मविश्वास दे रहा था। हे इडियट, इधर देख! अभय पूरी ताकत से चिल्लाया और पत्थर को उस छिपकली बिच्छू वाले बीस्ट की दिशा में फेंक दिया। पत्थर हवा में घूमता हुआ गया और बीस्ट के शरीर से कुछ फुट की दूरी पर एक बड़ी चट्टान से टकराया। खटाक की तेज आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। बीस्ट, जो अब तक उस स्नो एलियन को दबोचने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी लाल आंखें सीधी अभय पर आ टिकी। उन आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे कोई पूछ रहा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक पल के लिए तो अभय की मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे यार, ये तो सीधा मेरी तरफ ही देखने लगा। सोचा था थोड़ा ध्यान भटकाऊंगा, लेकिन इसने तो मुझे ही अपना नया शिकार समझ लिया। अभय का दिल अब किसी ड्रम की तरह बज रहा था। जिस स्नो एलियन को बचाने के लिए वह कूदा था, वह अब डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया था। बीस्ट ने एक भयानक दहाड़ लगाई और अपने बिच्छू जैसे पंजों को जमीन पर पटकते हुए अभय की ओर दौड़ पड़ा। भाग अभय, भाग! आज अगर इस बीस्ट के हाथों चढ़ गया तो यह तेरा कीमा बनाए बिना नहीं छोड़ेगा। अभय ने खुद को हौसला दिया और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा दी। वह नुकीले पत्थरों और अजीब झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ भाग रहा था। बीस्ट ठीक उसके पीछे था। उसकी गर्म सांसें अभय अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। भागते भागते अभय को एक बड़ी नुकीली चट्टान दिखी। एक आखिरी पल का विचार उसके मन में आया। उसने अपनी दिशा बदली और चट्टान के ठीक पीछे जाकर एक झटके से साइड में हो गया। बीस्ट अपनी पूरी रफ्तार में था और उसे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह सीधा धड़ाम की आवाज के साथ उस नुकीली चट्टान से जा टकराया। चट्टान का एक तेज सिरा उसके कंधे में घुस गया था और हरे रंग का खून फव्वारे की तरह बहने लगा। बीस्ट दर्द से चिल्लाया। उसकी दहाड़ अब गुस्से और पीड़ा का मिश्रण थी। वह घायल शेर की तरह और भी खतरनाक हो गया था। अभय जानता था कि यही उसका मौका है। उसने अपनी कमर में लटका हुआ खंजर निकाला और घायल बीस्ट की तरफ दौड़ा, जो अभी भी चट्टान में फंसा हुआ था। अभय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चाकू को ठीक उसी घाव में और अंदर तक घुसा दिया। बीस्ट ने एक आखिरी बार छटपटाने की कोशिश की। उसने अपनी पूंछ से अभय पर वार किया, जिससे अभय कई फुट दूर जाकर गिरा। उसकी पसलियों में तेज दर्द उठा, लेकिन उसकी नजरें उस बीस्ट पर ही थी। वह बीस्ट एक बार और लड़खड़ाता हुआ उठा और अभय पर अपनी पूरी ताकत से एक हमला कर दिया। अभय के सीने पर उसके नाखूनों से गहरा घाव आए थे। अभय हवा में उछलता हुआ दूर जाकर गिरने ही वाला था कि अभय अपने खंजर को पूरी ताकत से उस बीस्ट की आंखों की तरफ फेंक देता है। खंजर उस बीस्ट की आंखों के आर पार हो जाता है। बीस्ट के जमीन पर गिरते ही एक नोटिफिकेशन आता है। अपने बिच्छू के पंजों वाली छिपकली का शिकार किया है। आपको कोई भी आइटम हासिल नहीं हुआ। इसकी एनर्जी हासिल करने के लिए इसका कोर हासिल करें। अभय हांफता हुआ उठा। उसका पूरा शरीर दर्द से कहरा रहा था। अभय के शरीर से काफी खून बह चुका था। उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। अभय अपनी आंखों को खुला रखने की पूरी कोशिश करते हुए उस मरे हुए बीस्ट की बॉडी के पास पहुंच जाता है और जमीन पर पड़ा हुआ अपना खंजर उठाकर उसके जिस्म को चीरकर उसके सीने से उसका दिल यानी कि उसका पावर कर निकाल देता है। देख लेना विशाल, यह तो बस शुरुआत है।
एक दिन मैं तुम्हें भी इसी तरह धूल चटाऊंगा, उसने मरे हुए बीस्ट को देखते हुए कहा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। वही छोटा प्यारा सा स्नो एलियन धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखों में डर की जगह अब हैरानी और जिज्ञासा का भाव था। वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदम भरता हुआ अभय की ओर बढ़ने लगा। अभय किसी भी पल बेहोश हो सकता था। वह क्यूट सा दिखने वाला स्नो एलियन हल्के हल्के कदमों से बड़ी मासूमियत के साथ अभय की ओर बढ़ रहा था, जैसे मानो वह कहना चाह रहा हो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। अभय को उसकी मासूमियत पर एक प्यारी सी हंसी आ जाती है। वह छोटा सा एलियन अभय के हाथों के पास आ जाता है। अभय इस वक्त इस पोजीशन में पेड़ का सहारा लेकर बैठा हुआ था कि उसने अपने दोनों पैरों को लंबे किए हुए अपनी पीठ को एक पेड़ के तने के सहारे सटाकर बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ बैठाल जमीन पर पड़े हुए थे, मानो अभय में उन्हें उठाने की हिम्मत तक बाकी ना रही हो। वह छोटा सा एलियन अभय की एक उंगली को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर उठाता है और उसे अपने मुंह से रगड़ता है। उस एलियन का मुंह अभय की उंगलियों की एक हिस्से के बराबर भी नहीं था। तभी अभय के कंधों पर आई हुई चोट से निकला हुआ खून उसके हाथों के सारे बहता हुआ एलियन के सिर पर एक बूंद के रूप में गिर जाता है। जैसे ही अभय के खून की वो बूंद उस नन्हे जीव के सिर पर गिरी, एक अनहोनी सी घटना घटी। एलियन का छोटा सा शरीर एक नरम नीली रोशनी से चमकने लगा। यह रोशनी आंखों को चुभने वाली नहीं, बल्कि बड़ी सुकून देने वाली थी, जैसे सर्दियों की सुबह में पहली किरणें बर्फ पर पड़ती हैं। अभय कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो नीली रोशनी उस नन्हे जीव से निकलकर अभय की उंगली के जरिए, जिसे उस एलियन ने पकड़ रखा था, उसके पूरे जिस्म में एक ठंडी लहर की तरह फैलने लगी। अभय ने महसूस किया कि एक ठंडी राहत देने वाली एनर्जी उसकी नसों में दौड़ रही है। उसकी पसलियों का वो असहनीय दर्द कम होने लगा। उसके सीने पर लगे गहरे घाव, जिनमें से कुछ देर पहले खून बह रहा था, अब भरने लगे थे। कुछ ही सेकंड्स में उसका दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था और उसकी खोई हुई ताकत वापस लौट आई थी, बल्कि उसे पहले से भी ज्यादा फ्रेश महसूस हो रहा था। वह हैरान था। जिस मौत को वह कुछ पल पहले अपने इतने करीब महसूस कर रहा था, वो अब कोसों दूर लग रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक कई ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशंस पॉप अप हुए। आपने एक स्नो क्वीन के साथ एक लाइफ बॉन्ड बना लिया है। स्नो क्वीन के लाइफ बॉन्ड के कारण आपको एक नया यूनिक स्किल रैपिड हीलिंग हासिल हुआ है। स्किल रैपिड हीलिंग आपकी हीलिंग की स्पीड नॉर्मल से 200% बढ़ गई है। अभय की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। लाइफ बॉन्ड, रैपिड हीलिंग? वह एक एक शब्द को ऐसे पढ़ रहा था जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। उसने नीचे उस छोटे से जीव को देखा जो अब भी उसकी उंगली को पकड़े हुए था और जिसकी नीली आंखें अब शुक्रगुजार नजरों से चमक रही थीं। अभय समझ गया था, जिस एलियन की जान उसने अपनी जान पर खेलकर बचाई, उसी ने बदले में उसे मौत के मुंह से खींच लिया था। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और स्नो स्प्रिट के सिर को सहलाया। जवाब में उस छोटे से जीव ने एक प्यारी सी धीमी चहचहाने जैसी आवाज निकाली और अभय के हाथ पर अपना सिर रगड़ने लगा। शुक्रिया दोस्त, अभय ने धीरे से कहा। आज से मैं तुझे क्वीन बुलाऊंगा। यह सुनते ही जैसे क्वीन समझ गई हो, उसने खुशी से एक और आवाज निकाली। इस बर्फीली जानलेवा दुनिया में पहली बार अभय को अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज से पहले उसने नहीं तो कभी सुना और देखा था कि किसी वॉरियर ने किसी स्पिरिट के साथ लाइफ बाइंड बनाया हो। लगता है आज से पहले किसी भी वॉरियर का स्पिरिट एलियन से सामना नहीं हुआ, वरना बेस में किसी न किसी को तो पता होता है कि स्पिरिट क्या होती है और स्पिरिट के साथ लाइफ बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये कि मैं वह पहला शख्स हूं जिसने एक स्पिरिट के साथ लाइफ बाइंड बनाया है। अब बड़ी हैरानी से उसे नन्हे से प्यारे से चुका था और उसका शरीर भी पूरी तरह से हील हो चुका था।
अभय की नजर उस बीस्ट के कोर पर पड़ी जो अब भी उसके हाथ में था। यह एक हरे रंग का हल्का धड़कता हुआ क्रिस्टल था जिसमें से एक अजीब सी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। डी रैंक बीस्ट का कोर। उसने मन में सोचा, इसे एब्जॉर्ब करने के बाद मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। बिना एक पल और सोचे उसने कोर को अपने में लिया और अपने हाथों में तोड़ डाला। एक तेज, लगभग हिंसक एनर्जी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, जैसे उसकी नसों में किसी ने पिघला हुआ लावा भर दिया हो। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका शरीर फट जाएगा, लेकिन फिर रैपिड हीलिंग स्किल एक्टिवेट हो गया और उसके शरीर के अंदर हो रहे डैमेज को तुरंत हील करने लगा। कुछ सेकंड्स की इस जद्दोजहद के बाद वो एनर्जी उसके जिस्म का हिस्सा बन गई। अभय ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसे अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस हो रही थी जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। सिस्टम विंडो। अभय ने धीरे से कमांड दिया। तुरंत उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन खुल गई। अभय राठौड़, रैंक ई लेवल 1, स्ट्रेंथ 13, स्टैमिना 14, एजिलिटी 11, इंटेलिजेंस 12, सेंस 10। वाह, सारे स्टैट्स बढ़ गए। अभय के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। रैंक अभी भी ई है और लेवल 1, लेकिन मेरे स्टैट्स अब किसी बिगिनर डी रैंक से कम नहीं होंगे। और यह रैपिड हीलिंग, यह तो किसी जैकपॉट से कम नहीं है। उसने क्वीन को धीरे से उठाया और अपने कंधे पर बिठा लिया। क्वीन ने आराम से अपनी जगह बना ली। चल क्वीन, अभय खड़ा होते हुए बोला। उसका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। अब यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अभय ने अपना खंजर उठाया, उसे साफ किया और उस पहाड़ में आगे बढ़ गया। यहां का माहौल अजीब और डरावना था। चारों तरफ नुकीली चट्टानें थीं। अभय और क्वीन करीब 1 घंटे तक चलते रहे। दूर दूर तक कोई और इंसान या बीस्ट नजर नहीं आ रहा था। तभी अभय को कुछ दूरी पर एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। उसका सेंस स्टेट्स भले ही अभी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे खतरे की आहट हो गई थी। वह तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया और क्वीन को शांत रहने का इशारा किया। पास पहाड़ों से एक ड्रैगन फ्लाई निकलता है। इसका साइज बाकी ड्रैगन फ्लाई से कहीं ज्यादा था और लगभग एक भेड़िए जितना बड़ा था। वह दिखने में इतना खतरनाक नहीं लग रहा था। अगर मुझे एक और डी रैंक कोर हासिल होता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, और दिखने में यह ड्रैगन फ्लाई इतना पावरफुल भी नहीं लग रहा है। शायद यह डी रैंक की 1 लेवल तक ही होगा। अपने आप को लड़ाई के लिए प्रीपेड करता हुआ फुसफुसा रहा था। उसके कंधे पर बैठी स्नो क्वीन भी अपने अंदर से एक ठंडक छोड़ते हुए अपने आप को जंग के लिए तैयार होने का संदेश दे रही थी। टेक इट इजी नन्ही जान। इतना कहकर अभय उस प्यार से एलियन के सिर पर धीरे से अपनी उंगली फेरता है। वह नन्हा सा एलियन अपनी आंखें मुंद कर खिलखिलाकर धीरे धीरे हंसने लगता है। अभय एक चट्टान के पीछे छुपकर उस ड्रैगन फ्लाई के अपने पास आने का इंतजार करने लगता है। वह एलियन दिखने में खतरनाक तो नहीं था, मगर उसके तेज तलवार जैसे पंख हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अगर कोई उसकी चपेट में आ जाए तो उसका मरना तय है। लेकिन अभय अब इतना ताकतवर तो हो चुका था कि वह एक डी रैंक लेवल एक एलियन का आसानी से शिकार कर सके। वह एलियन अपनी ही मस्ती में धीरे धीरे फूलों का रस पीते हुए अभय की ओर ही आ रहा था। वह एलियन इस बात से अनजान था कि बस कुछ ही पलों में उसके साथ क्या होने वाला है। और इधर अभय अपनी ही मस्ती में गाना रहा था। आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है, फिर भी आए तो। इतना कहकर अभय और वह स्नो क्वीन दोनों हंसने लगते हैं। जैसे ही वह एलियन अभय की रेंज में आता है, अभय अपने खंजर से उसकी आंखों पर हमला कर देता है। इस अचानक हुए हमले का उस एलियन के पास कोई जवाब नहीं था। वह छटपटा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अभय ने मौके का फायदा उठाकर उसके सर पर एक और वार कर दिया। यह वार इतना ताकतवर था कि वह एलियन धड़ाम से जमीन पर गिरकर थोड़ी देर में शांत हो गया। उस एलियन को मरते ही एक डिजिटल स्क्रीन पॉपअप हुआ और नोटिफिकेशन लिखा हुआ आया। आपने एक डी रैंक
ब्लड विंग ड्रैगन फ्लाई का शिकार किया है। इसकी एनर्जी हासिल करने के लिए इसका कोर हासिल करें। ओबेडियंट आइटम ब्लेड विंग सोर्ड। अभय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अभी तक ढेर सारों एलियनों के साथ फाइट की थी, उन्हें हराया भी था, मगर अभी तक उसे उस मास्क के अलावा कोई और आइटम नहीं मिला था। मगर कमजोर से देखने वाले इस एलियन से उसे एक आइटम मिला था। यहां से निकलने की जल्दी में उसने उस तलवार को अपने आइटम बॉक्स में बुला लिया। वह तलवार एक लाइट में कन्वर्ट होकर उस आइटम बॉक्स में फिट हो गई और वह आइटम बॉक्स फिर से गायब हो गया। अभय उस एलियन का कोर अपने हाथ में लेकर वहां से निकला ही था कि कुछ दूसरा चलकर उसका सामना विशाल की गैंग के एक मेंबर एक से हो गया। अभय उस एलियन का कोर अपने हाथ में लेकर वहां से निकला ही था कि कुछ दूर चलकर उसका सामना विशाल की गैंग के एक सदस्य से हो गया। उस शख्स का नाम राका था, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह विशाल का राइट हैंड था और उसकी ताकत का लेवल भी अभय से कहीं ज्यादा था। राका की आंखों में पहले हैरानी और फिर लालच तैर गया। उसने अभय को ऊपर से नीचे तक देखा, जो पूरी तरह से ठीक लग रहा था, और फिर उसकी नजर अभय के हाथ में मौजूद डी रैंक कोर पर गई, जो एक अजीब सी हल्की हरी रोशनी छोड़ रहा था। अरे देख तो कौन है। अभय द लूजर, राका ने ताना मारते हुए कहा। उसकी आवाज में वही घमंड था जो विशाल की गैंग के हर सदस्य में कूट कूट कर भरा था। तू तो अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि अब तक कोई बीस्ट तुझे अपना निवाला बना चुका होगा। लगता है तेरी किस्मत अच्छी है, या शायद तू किसी चूहे की तरह किसी बिल में छुपा बैठा था। अभय शांत खड़ा रहा। पहले होता तो वह राका की धमकी और उसके ऑरा से शायद डर जाता, उसके पैर कांपने लगते, लेकिन अब उसके अंदर डर की जगह एक ठंडे आत्मविश्वास ने ले ली थी। यह आत्मविश्वास उसकी अपनी ताकत का था। अभय को विशाल के राइट हैंड राका के आने से पहले ही वहां पर किसी इंसान के होने का एहसास हो गया था। उसकी सेंसेस पहले से कई गुना तेज हो चुकी थी, इसीलिए उसने एक पल की भी देरी के बिना क्वीन को अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया था, ताकि उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राका आगे बढ़ा और अपना हाथ फैलाया, जैसे कोई राजा अपने नौकर से कुछ मांग रहा हो। चल, वो डी रैंक का कोर मेरे हवाले कर दे। ये तेरे जैसे लूजर के किसी काम का नहीं है। अगर तूने बिना किसी नाटक के ये मुझे दे दिया तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। उसके अंदर एक नई आग जल रही थी, जो उसे लड़ने के लिए उकसा रही थी, मगर वह किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। माना कि वह पहले से ताकतवर हो रहा था, लेकिन अभी भी वह राका के लेवल तक नहीं पहुंचा था। ऐसे में अगर वह राका से भिड़ता है तो उसे और भी ज्यादा जोखिम उठाना होगा, और सबसे बड़ा खतरा क्वीन के सामने आने का था। दुनिया को अभी तक स्प्लिट एलियन जैसी चीज के बारे में पता नहीं था। अगर राका को इसकी भनक भी लग गई तो वो इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अभय ने शांति से राका की ओर देखा। उसकी पकड़ कोर पर और भी मजबूत हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही अपने आप में एक जवाब थी। वह राका को तौल रहा था, उसके इरादों को भांप रहा था। राका के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। लगता है तुझमें कुछ हिम्मत आ गई है, उसने कहा, और अपनी उंगलियां चटखाई, जिससे कट कट की आवाज आई। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से ले सकता हूं। फैसला तेरा है। अभय को पता था कि राका कितना जालिम इंसान है। वह फ्री में मिलने वाली चीज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, वह भी अभय जैसे कमजोर दिखने वाले इंसान से। आज अगर उसने यह कोर लड़कर बचा भी लिया तो कल राका और उसकी पूरी गैंग उसके पीछे पड़ जाएगी। यह कोर मेरा है, अभय ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मैंने इसे अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया है। राका हंसा
उसकी हंसी में घमंड और अभय के लिए घिनौनेपन का मिश्रण था। तेरी जान, तेरी जान की कीमत ही क्या है लूजर? चल अब और बकवास नहीं। यह कहकर राका तेजी से अभय की ओर झपटा। उसका इरादा कोर को जबरदस्ती छीनने का था। अभय ने एक कदम पीछे लिया, जैसे वह खुद को बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हो। राका का हाथ बिजली की तेजी से कोर की तरफ बढ़ा, लेकिन अभय ने भी फुर्ती दिखाते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। एक पल के लिए राका हैरान हुआ। उसे अभय से इतनी तेजी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह सब अभय के प्लान का हिस्सा था। उसकी असली चिंता कोर नहीं, बल्कि उसकी शर्ट के अंदर मौजूद क्वीन थी। उसे बस यह ड्रामा करना था ताकि राका को उस पर कोई शक न हो। एक छोटी सी छीना झपटी नहीं ज्यादा था। उसने अभय की कलाई को लोहे की पकड़ में जकड़ लिया और जोर से मरोड़ दिया। दर्द की एक असली लहर अभय के बाजू में दौड़ी और उसके चेहरे पर जो दर्द का भाव आया वो आधा असली और आधा नाटक था। वह नहीं चाहता था कि राका को लगे कि उसने आसानी से हार मान ली। छोड़ दे इसे, वरना मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, राका गुर्राया। अभय ने थोड़ा और विरोध किया और फिर एक झटके के साथ राका ने कोर उसकी पकड़ से छीन लिया। इस छीना झपटी में अभय अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। उसने जानबूझकर खुद को कमजोर और हारा हुआ दिखाया ताकि राका का घमंड संतुष्ट हो जाए और वह वहां से चला जाए। राका ने कोर को अपने हाथ में लिया और उसे जीत की ट्रॉफी की तरह हवा में उछाला। उसकी आंखों में विजय और लालच का भाव साफ झलक रहा था। उसने जमीन पर पड़े अभय पर एक घिनौनी नजर डाली। यही तेरी औकात है लूजर, राका ने हंसते हुए कहा। हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला। ये कोर अब मेरा है, और याद रखना, अगली बार अगर तेरे हाथ कुछ भी कीमती लगा तो वो भी मेरा ही होगा। उसने अभय के पास आकर उसके कंधे पर अपने जूते से ठोकर मारी। अब उठ और दफा हो जा यहां से। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप जमीन पर पड़ा रहा, अपने चेहरे को छिपाए हुए, जैसे वह अपनी बेइज्जती से टूट गया हो। यह देखकर राका को और भी मजा आया। उसे लगा कि उसने एक कमजोर को उसकी सही जगह दिखा दी है। अपनी जीत से खुश होकर राका ने कोर को अपनी जेब में डाला और सीटी बजाता हुआ वहां से चल दिया। जब तक राका की परछाई भी दिखनी बंद नहीं हो गई, अभय वहीं जमीन पर पड़ा रहा। फिर वह धीरे धीरे उठा, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। उसके चेहरे पर हार या बेइज्जती का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी जो किसी शिकारी की आंखों में होती है। उसने शांति से अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाला। एक छोटी मुलायम सी चीज उसकी उंगलियों से सहलाई। अंदर से एक बहुत ही धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली चीन की आवाज आई, जैसे क्वीन पूछ रही हो, क्या वो शैतान चला गया? अभय के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने फुसफुसाया, हाँ क्वीन, सब ठीक है। हमने बस एक मामूली सा पत्थर खोया है। अभय क्वीन को सहलाते हुए मन ही मन में कहता है, मैंने उस कोर से कहीं ज्यादा कीमती चीज महफूज कर ली। उसे उस डी रैंक कोर के जाने का जरा भी अफसोस नहीं था। वह जानता था कि आज की यह छोटी सी हार भविष्य की एक बहुत बड़ी जीत की नींव थी। राका आज अपनी जीत का जश्न मना रहा था, इस बात से अनजान कि उसने एक ऐसे दुश्मन को छेड़ा है जो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आज राका ने उससे एक कोर छीना था, लेकिन अभय ने मन ही मन कसम खा ली थी कि एक दिन वह राका और विशाल से उनकी हर कीमती चीज छीन लेगा। सूरज ढलने से पहले अभय अपने बेस में बने रूम में लौट आया। कमरे का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी खामोशी ने उसका स्वागत किया। वही खामोशी जो अग्निबेस में आने के बाद इन कुछ महीनों से उसकी साथी थी। उसने अपने शर्ट के अंदर से क्वीन को धीरे से बाहर निकाला और एक पुरानी लकड़ी से बनी टेबल पर उसे बैठा दिया। बाहर आते ही क्वीन खुशी के मारे चहचहाते हुए पूरे रूम में घूमने लगी। वो कभी कमरे के एक कोने में रखे पुराने शेल्फ पर जा बैठती, तो कभी किसी औजार को अपनी नन्ही उंगलियों से छू कर देखती। अभय का कमरा बहुत सिंपल सा था, लेकिन क्वीन के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। क्वीन के छोटे से चेहरे पर मौजूद बड़ी बड़ी आंखों में उसकी खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी हर एक हरकत, उसकी हर एक चहचहाहट
अभय का शुक्रिया अदा कर रही थी, मानो वह अभय से कहना चाह रही हो, मुझे उस भयानक और अंधेरे जंगल से निकालकर इस खूबसूरत सी दुनिया में मेरा वेलकम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्वीन को इतना खुश देखकर अभय के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। काफी वक्त बाद उसके इस बेजान कमरे में कोई जिंदगी की हलचल हुई थी और ये एहसास उसके लिए बहुत नया था। वह मजाकिया अंदाज में क्वीन से कहता है, तो कैसा लगा इस गरीब का आशियाना? अभय की आवाज सुनकर क्वीन चहचहाती हुई एक पल में वापस उसके पास आती है। वह उसके कंधों पर चढ़कर अपना नन्हा सा चेहरा अभय के गालों से रगड़ने लगती है और एक प्यारी सी स्माइल करती है। उसका ये अंदाज बता रहा था कि उसे यह जगह उस भयानक जंगल से कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत और महफूज लगी। यहां पर उसे अपनापन और प्यार मिला जो जंगल से बिल्कुल अलग था। वहां डर था, खौफ था, लेकिन यहां प्यार और मोहब्बत का एहसास था। उसके चेहरे की मासूमियत पर अभय को बहुत प्यार आता है और वह अपनी उंगली से हल्के से उसके सर को सहलाता है। लेकिन क्वीन की खुशी को देखकर उसे अपना अकेलापन और भी ज्यादा महसूस होने लगता है। अभय हल्का सा उदास होते हुए क्वीन से कहता है, समझ सकता हूं अकेलापन इंसान को किस तरह अंदर ही अंदर खाता है। तुम्हारे ही तरह मैं भी इस बेस में हमेशा से अकेला ही था। मुझे भी आज तक अकेले ही सरवाइव करना पड़ा, ना कोई दोस्त ना ही कोई पार्टनर। ये कहते हुए उसकी नजरें कहीं दूर टिक गईं, जैसे वह अपने गुजरे हुए कल को याद कर रहा हो। अभय की उदासी को देखकर क्वीन को लगा कि शायद वह अपनी चोटों की वजह से दर्द में है। वह फौरन अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अभय के गालों पर रखते हुए अपनी हीलिंग स्किल का यूज करती है। अभय ने महसूस किया कि उसके जिस्म में एक सुकून भरी एनर्जी उसके गालों से होते हुए पूरे जिस्म में फैल रही थी, मगर अभय के दिल का दर्द वैसा का वैसा ही था। अभय क्वीन को बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है कि नहीं नन्ही जान, जिस्म के जख्मों से दिल के जख्म कहीं ज्यादा तकलीफ देते हैं, उन्हें किसी स्किल से हील नहीं किया जा सकता। क्वीन बड़ी मासूमियत में अपनी आंखें झपकाते हुए अभय की ओर देखने लगी। उसने अपना सर हल्का सा तिरछा कर लिया, मानो वह पूछना चाह रही हो कि दिल के जख्मों में और जिस्म के जख्मों में क्या फर्क है। दर्द तो दर्द होता है ना? अभय उसकी इस मासूमियत को देखकर बस खामोश रह गया। उसे कैसे समझाता कि कुछ घाव दिखते नहीं, बस महसूस होते हैं। अभय ने क्वीन की तरफ देखते हुए सोचा, अगर हर इंसान क्वीन की तरह मासूम और सेल्फलेस होता तो दुनिया कितनी रंगीन होती। अभय अपना सिर दाएं बाएं हल्के हल्के घूमता है, जैसे कि वह अपने ही पूछे गए सवाल का जवाब अपने सर को ना में हिलाकर दे रहा हो और हंसते हुए अपने आप से ही कहता है, पर यह दुनिया है जनाब, यहां जो दिखेगा वही बिकेगा। यह दुनिया भी इसी सिद्धांत पर चलती है। इस दुनिया में क्वीन जैसे मासूम इंसान जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। अच्छा है कि क्वीन पृथ्वी पर न होकर इस ग्रह पर है, वरना लोग इसकी मासूमियत का हर बार फायदा उठाते। अभय सोने की तैयारी करने लगता है। रात काफी हो चुकी थी। अभय क्वीन को अपने ही तकिया के पास सोने देता है। अगली सुबह उसके लिए बहुत खास होने वाली थी। उसे उसकी मां के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने जाना था। वह यहां आया भी उसी काम से था, वरना उसका बस चले तो वह इस ग्रह को मुड़कर दोबारा भी ना देखे। यह ग्रह जितना खूबसूरत था, उससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक। अभय करवट लेते लेते क्वीन को ही देख रहा था। इस दुनिया की चिंता से दूर क्वीन बिना किसी झिझक के नींद की आगोश में जा चुकी थी, जैसे कि यह दुनिया उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हो। क्वीन को देखते देखते कब अभय भी नींद की गहराइयों में समा गया, खुद उसे भी नहीं पता चला। आज की सुबह उसके लिए कुछ अलग थी। वजह थी उस नन्ही सी क्वीन का चहचहाते हुए उसके अगल बगल दौड़ना। उसकी मौजूदगी उसे एक एनर्जी दे रही थी। आज पहली बार था कि अभय एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने किसी को आम को करने जा रहा था। अभय क्वीन को दोबारा से अपने शर्ट में छुपा लेता है। वह नहीं चाहता था कि क्वीन पर किसी की भी नजर पड़े और वह मुसीबत में फंसे। अभय खामोशी से बेस से बाहर निकल आता है। अभय को यह तो पता था कि उसकी मंजिल कहां है, लेकिन उसकी मंजिल तक जाने वाले रास्ते का उसे कोई गुमान नहीं था।
उसे पता था कि उसे एक जड़ी बूटी चाहिए जो उसकी मां को होश में ला सके, लेकिन वह मिलेगी कहां, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अब यह तो वही बात हो गई, शिकार करने निकले और हथियार ही भूल गए। आखिर मुझे बताएगा कौन कि वह जड़ी बूटी कहां मिलेगी। अभय अग्निवेश के बाहर कुछ ही दूरी पर टहलते हुए अपने आप से ही बात कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उस बेस में लोगों को जड़ी बूटियां के बारे में पता नहीं था, लेकिन विशाल की धमकी के बाद कोई भी अभय से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता था। वे लोग बिना वजह किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। बस यही वजह थी कि अभय को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी जद्दोजहद में अभय चलते चलते अपनी ही सोच में घूम एक सुनसान इलाके में जा पहुंचा। उस इलाके में चारों तरफ पेड़ थे। वहां ना किसी जानवर की ना किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां पर एक अलग ही तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। अभय जब अपने ख्यालों से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वह एक सुनसान इलाके में खड़ा है। उसके चारों तरफ हरे घने पेड़ हैं और उन पर कुछ बेल लटक रही है, और पास ही में एक छोटा तालाब है जिसके बीचों बीच एक पत्थरों का छोटा सा टापू है। क्वीन अभय के शर्ट से बाहर निकालकर चहचहाती हुई उस टापू की ओर दौड़ती है, मानो उसे कोई ऐसी चीज मिल गई हो जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। क्वीन, इधर आओ, वहां खतरा हो सकता है। क्वीन सुनो, इतनी जल्दी मत करो, इधर आओ, रुको, मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूं। क्वीन के अभय के साथ रहने के बाद यह पहली बार था कि क्वीन ने अभय की किसी बात को अनसुना किया हो। अभय भी हैरान था कि ऐसा क्या है उस टापू में जो क्वीन इतनी बेसब्री से उस ओर दौड़े जा रही है। अभय को उस टापू से ज्यादा क्वीन की फिक्र थी कि कहीं क्वीन किसी खतरे में ना पड़ जाए। अचानक ही उस टापू के पीछे से कुछ चमकीली, बिल्कुल छोटी छोटी रंगीन बॉल हवा में उड़ती दिखी। क्वीन ने उनमें से एक बॉल को खा लिया और टापू के पीछे मौजूद पत्थरों में ऐसे गायब हुई कि मानो वह वहां पर कभी थी ही नहीं। अभय और भी तेज दौड़ता हुआ पत्थरों के टापू के पास गया और वहां का नजारा देखकर अभय भी हैरान हो गया। वह टापू दूर से जितना छोटा दिख रहा था, पास से उतना ही बड़ा था। वह टापू कम से कम एक कमरे के जितना बड़ा था। जब क्वीन अचानक पत्थरों के एक झुरमुट के पीछे गायब हो गई, अभय ने एक पल भी नहीं घुमाया। उसने अपने कपड़ों या किसी और चीज की परवाह नहीं की, बस एक गहरी सांस ली और फटाक से उस ठंडे तालाब में छलांग मार दी। पानी सर्द था। एक पल के लिए तो उसका बदन कांप गया, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस छोटे से टापू पर था। वह अपने मजबूत हाथों से पानी को काटता हुआ पूरी ताकत से तैरने लगा। कुछ ही मिनटों में वह टापू के किनारे पहुंच गया। गीली मिट्टी और काई लगे पत्थरों पर पैर रखते हुए वह ऊपर चढ़ा और बिना रुके उसी जगह की ओर भागा जहां उसने क्वीन को आखिरी बार देखा था। क्वीन, अरे ओ क्वीन, कहां हो? वह हाँफते हुए पुकार रहा था। जब वह पत्थरों के उस ढेर के पास पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा उससे उसका दिमाग ही चकरा गया। वहां कोई क्वीन नहीं थी, बल्कि जमीन में एक गुप्त रास्ता बना हुआ था, एक अंडरग्राउंड टनल जिसके अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? तालाब के बीचों बीच एक खुफिया रास्ता? अभय का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसे समझ आ गया था कि क्वीन जरूर इसी के अंदर गई है। उसने ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया और बिना किसी हिचकिचाहट के फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। टनल में उतरते ही उसे एक अजीब सी नम और ठंडी हवा का एहसास हुआ। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, ऊपर की रोशनी कम होती जा रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जब उसके पैर ने आखिरी सीढ़ी को छुआ और वह पूरी तरह से नीचे टनल में पहुंच गया, तो उसने चारों तरफ नजर घुमाई। ऊपर का नजारा और यहां नीचे का नजारा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। ऊपर खुला आसमान और शांत तालाब था और यहां नीचे पत्थरों से बनी एक रहस्यमयी गुफा थी। यार, ये चल क्या रहा है? ऊपर इतना बड़ा तालाब और यहां नीचे ये अंडरग्राउंड गुफा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभय अपने हाथों से अपने सिर को खुजाते हुए बड़बड़ाया। वह दाएं बाएं घूमते हुए उस जगह का जायजा लेने लगा और फिर सावधानी से आगे की ओर चल दिया।
अभय जिस टनल में चल रहा था वहां घना अंधेरा था। उसके कदमों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। लेकिन कुछ ही दूर चलने पर उसे आगे एक गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आती हुई दिखाई दी। ये रोशनी देखकर उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ी। उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। इस अंडरग्राउंड गुफा में रोशनी कहां से आ रही है? यहां तो सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। वह तेजी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए उस रोशनी वाली गुफा की ओर जाने लगा। वह यह भी जानना चाहता था कि आखिर क्वीन को यहां आने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। क्वीन का ख्याल आते ही वह उसे आवाज देने लगा। क्वीन, आई, क्वीन, क्वीन, कहां हो तुम? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्वीन, मुझे जवाब दो। उस पत्थरों से बनी टनल में अभय की आवाज उन पत्थरों से टकराकर वापस उसी को सुनाई दे रही थी। पूरी टनल में सिर्फ अभय की ही आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उससे ही सवाल कर रहा हो। इस अकेलेपन और गूंजती आवाज ने उसे एक पल के लिए डरा दिया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी अचानक खटाक की एक हल्की आवाज के साथ उसकी आंखों के सामने हवा में एक नीला पैनल खुल गया। ये उसका स्टेटस पैनल था। उस पर एक मैसेज चमक रहा था। कंग्रेचुलेशन, आप प्रमोट होकर ई रैंक लेवल 1 से सीधे डी रैंक पर पहुंच चुके हैं। आपके सभी स्टेटस में भारी बढ़ोतरी हुई है। आपके सारे स्टेटस डबल हो चुके हैं। अभय जहां था वहीं बुत बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कैसे हो सकता है? वह हैरान था। ना तो उसने किसी एलियन बीस्ट का शिकार किया था, ना ही किसी कोर की एनर्जी को हासिल किया था। तो फिर वह ई रैंक लेवल 1 से डायरेक्ट डी रैंक पर कैसे प्रमोट हो गया? सिस्टम के नियमों के हिसाब से उसे डी रैंक पर प्रमोट होने के लिए कम से कम ई रैंक के लेवल 10 तक पहुंचना पड़ता, तब जाकर कहीं उसकी रैंक प्रमोट होती। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह सीधे डी रैंक पर पहुंच गया? और उसके सारे एट्रीब्यूट्स भी एक नॉर्मल डी रैंक वाले के बराबर हो चुके थे। उसे इस बात की खुशी तो थी कि उसकी रैंक बढ़ गई, लेकिन साथ साथ दुख भी था। दुख इस बात का था कि वह एक नॉर्मल तरीके से डी रैंक पर प्रमोट हुआ था। जिस हिसाब से उसके ई रैंक लेवल 1 के एट्रीब्यूट्स बाकियों से कई गुना ज्यादा थे, उस हिसाब से तो उसे डी रैंक पर कम से कम 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी के साथ एट्रीब्यूट्स मिलने चाहिए थे। उसे लगा जैसे उसका पोटेंशियल कम हो गया हो। अभय इन सभी चीजों से परेशान हो ही रहा था कि तभी उसके स्टेटस पैनल पर एक और नोटिफिकेशन चमका। आपकी पार्टनर क्वीन अपने चाइल्ड अवतार से इवॉल्व होकर अपने टीनेज अवतार में जा चुकी है। बोनस के रूप में आपको अतिरिक्त एट्रीब्यूट्स प्राप्त हुए हैं। अब आपके एट्रीब्यूट्स 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। इस दूसरे नोटिफिकेशन के आते ही अभय को सारा माजरा समझ में आ गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। ओह, तो ये सारा चक्कर क्वीन का है। उसे याद आया कि उसका और क्वीन का एक लाइव बॉन्ड हुआ था। इसका मतलब था कि वे दोनों एक दूसरे की ग्रोथ से जुड़े हुए थे। क्वीन के इवॉल्व होने की वजह से उसकी रैंक में भी इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। जो एट्रीब्यूट्स पहले डबल हुए थे वे अब 3 गुना हो गए थे। अब वह किसी भी नॉर्मल डी रैंक वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अब उसे क्वीन की और भी ज्यादा फिक्र होने लगी। वह तेजी से उस रोशनी वाली गुफा की ओर बढ़ा और उसके अंदर दाखिल हो गया। गुफा के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस गुफा की छत पर हजारों तरह के डायमंड जैसे पत्थर लगे हुए थे और उन डायमंड की रोशनी से पूरी गुफा में दिन जैसा उजाला फैला हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था मानो आसमान के सारे तारे टूटकर इस गुफा की छत पर चिपक गए हों और एक साथ टिमटिमा रहे हों। अभय ने जब गुफा के बीच में देखा तो पाया कि वहां एक हरे रंग का बड़ा सा पत्थर था जो किसी डबल बेड जितना बड़ा रहा होगा। उस पत्थर के ऊपर और चारों ओर एक हल्का सा कोहरा छाया हुआ था। वह कोहरा इतना घना था कि पत्थर ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस कोहरे से निकले हुए धुएं में उसे किसी जवान लड़की की एक परछाई नजर आ रही थी। वह परछाई हिल रही थी जैसे कोई अंगड़ाई ले रहा हो। अभय को लगा कि जरूर क्वीन ही होगी जो इवॉल्व होकर अब बड़ी हो गई है। वह बड़ी सावधानी से दबे पांव
उस हरे पत्थर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास जा रहा था, कोहरा और भी घना होता जा रहा था। उस बड़े से पत्थर के पास इतना कोहरा था कि अभय को अपने हाथ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। वह भी उस कोहरे की चपेट में आ गया था। तभी अचानक वह परछाई तेजी से घूमी और दौड़ते हुए सीधे अभय की तरफ ही बढ़ने लगी। अभय उस परछाई को अपनी ओर इतनी तेजी से आता देख बहुत बुरी तरह घबरा गया। उसकी घिघी बंद गई। वह लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, म, मेरा नाम अभय है। अभय का मतलब होता है जिसे किसी चीज का भय ना हो, मगर आज इस अभय को भी इस चीज से डर लग रहा है ऊपर वाले बचा ले। अभय उस परछाई से इतना डर गया था कि वह बिना कुछ सोचे समझे पीछे मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा। अभय भागते भागते डर के मारे पीछे मुड़कर देख रहा था और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ वहां से अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी मुसीबत में फंस गया है। अभय पागलों की तरह दौड़े जा रहा था और पीछे उस परछाई को देखते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी, गला सूख कर कांटा हो गया था, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो रुका तो पीछे से आ रही वो शैतानी परछाई उसे एक ही पल में निगल जाएगी। जिस तरह छोटे बच्चे कभी कभी अपने ही परछाई से डरकर आगे भागते हैं, अभय का भी इस वक्त कुछ वैसा ही हाल था। बस फर्क इतना था कि यह कोई मामूली परछाई नहीं थी, यह जीती जागती महसूस हो रही थी। एक ऐसी ठंडक और खौफ उससे निकल रहा था जो अभय की हड्डियों तक को कंपा रहा था। अभय को देखकर टॉम एंड जेरी के शो के जैसा फील हो रहा था। बस वही चूहे बिल्ली वाला खेल कुछ वक्त तक चला और अचानक ही अभय का पैर एक छोटे से पत्थर से जाकर टकराया। उस ठोकर की वजह से उसका का बैलेंस बिगड़ा और जैसे ही वह गिरने वाला था, अचानक ही उसकी आंख खुली। एक झटके के साथ वो डरावना सपना टूटा। अभय अभी भी उस ग्रीन कलर के बड़े से बेड जैसे पत्थर के पास खड़ा था। उसके पूरे जिस्म पर ठंडा पसीना था और दिल किसी रेस के घोड़े की तरह भाग रहा था। ये क्या था? वो हांफते हुए खुद से पूछता है। तभी अचानक अभय के सर में दर्द होता है, ऐसा दर्द जैसे किसी ने उसके दिमाग के अंदर एक गर्म स्लाग घुसा दी हो। वो दर्द से चीख पड़ता है। अब अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर थोड़ा सा लड़खड़ाता है। वह कुछ कदम पीछे चला जाता है और अपने घुटनों के बल वहीं पर बैठकर अपने सर को जोर से पकड़ लेता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अच्छा, तो यह सब एक इल्यूजन था, ये मेरा वहम था। वो दर्द से कराहते हुए बड़बड़ाता है। मगर ये कोई मामूली अटैक नहीं है, ये जरूर ही स्पिरिचुअल अटैक है या फिर माइंड अटैक है। यहां पर यकीनन एक ऐसा एलियन है जिसको माइंड कंट्रोल आता है, या फिर उसके पास ऐसी पावर है जो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। अभय अपने दिमाग पर जोर डालकर दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाता है। यह एलियन डी रैंक पर जरूर मिडिल ग्रेड पर है, तभी इसकी माइंड की स्ट्रेंथ इतनी है कि मुझे इस बुरी तरह से फंसा पाया। अभय को पता था कि ऐसे एलियन बड़े खतरनाक होते हैं। नॉर्मली ऐसे एलियन जो स्पिरिचुअल अटैक या माइंड अटैक करते हैं, वह फिजिकल बहुत कमजोर होते हैं। उनकी सारी की सारी ताकत उनके दिमाग में होती है और अक्सर ही ऐसे एलियन इल्यूजन क्रिएट करने में काफी माहिर होते हैं, ताकि वह अपने फिजिकल बॉडी को किसी भी हमले या नुकसान से बचा सके। वो अपने शिकार को भ्रम में ही इतना थका देते हैं कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं बचता। अब अगर अभय को उस एलियन के माइंड अटैक से अपने आप को छुड़ाना है, तो उसे सबसे पहले उस एलियन की फिजिकल बॉडी को ढूंढना होगा। मगर यह काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस हालत में अभी इस वक्त अभय है, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ दर्द को बर्दाश्त करने के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकता। हर बार जब वो अपनी दिमागी ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश करता, दर्द की एक नई लहर उसे तोड़कर रख देती। लेकिन अभय इवॉल्व होकर डी रैंक पर पहुंच गया था, जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ गई थी।
जिस वजह से उस पर माइंड अटैक का असर इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कोई और होता तो कब का दिमागी तौर पर कोमा में जा चुका होता, पर अभय की स्पिरिचुअल पावर उसके दिमाग के चारों तरफ एक कमजोर ही सही पर ढाल बनाए हुए थी। वो अभी भी होश में था और लड़ सकता था। उसने दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और उस पत्थर की तरफ अपना मुंह तिरछा करते हुए देखता है तो उसे कुछ धुंधला धुंधला आग के गोले जैसा दिखाई देता है, जो मुश्किल से एक इंसान की हथेली जितना बड़ा था। वो चीज उस हरे पत्थर के पास हवा में तैर रही थी। उसे देखते ही अभय का सारा दर्द गुस्से में बदल गया। तो ये है छुपा रुस्तम, 30 मार खान की औलाद। अभय गुस्से में फनी पंजाबी आवाज में कहता है, बस तू एक बारी मेरे हाथ चढ़ जा, मैं तेनू आलू दे पराठा जैसे चबावांगा। ये बोलना उसे एक अजीब सी हिम्मत दे गया। अभय उस माइंड कंट्रोल के अटैक से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अपने घुटनों पर खड़ा होकर एक गहरी सांस लेता है और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने दिमाग की तरफ धकेलता है। अभय की हाथों की नसें फूलने लग जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसकी रगों में खून इतनी स्पीड से दौड़ रहा था मानो उसका खून खोलने वाला हो। वो एक जंगली जानवर की तरह चीखता है। इतनी ज्यादा पावर लगाने की वजह अभय की हालत भी खराब होने लग गई थी, क्योंकि इतनी ताकत लगाने के लिए उसे अपने जिस्म की सारी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा था। उसकी आंखों से, नाक से खून की पतली धार बहने लगती है, पर वो रुका नहीं। आज अभय की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। अभय की सारी स्पिरिचुअल पावर मिलकर उसके माइंड के चारों ओर एक स्पिरिचुअल डिफेंस तैयार कर देती है, एक मजबूत ढाल जो किसी भी बाहरी हमले को रोक सकती थी। जैसे ही वो डिफेंस एक्टिवेट हुआ, बाहर से आ रहा दिमागी हमला उससे टकराकर चूर चूर हो गया। एकदम से उसके दिमाग में चल रहा शोर थम गया। अभय के सिर का दर्द भी अब धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे ग्रीन पत्थर के आसपास से कोहरा भी हल्का पड़ने लगता है। जैसे जैसे कोहरा साफ होता जा रहा था, वैसे वैसे उस कोहरे में वह आग का गोला और भी साफ साफ दिखते जा रहा था। जब कोहरा पूरी तरीके से हट गया तो अभय साफ साफ देख सकता था कि उस बेड पर क्वीन लेटी हुई है। उस ग्रीन पत्थर से बने बेड पर क्वीन लेटी हुई थी और उसी के पास एक और अनजाना एलियन जो क्वीन की जैसा ही इंसानी रूप में था, मगर उसी के जितना बड़ा। शायद क्वीन इवॉल्व होकर अभय के हथेली जितनी बड़ी हो गई थी और उसके पीठ पर 2 बर्फ के पर भी निकल आए थे। वह देखने में एक छोटे एंजल की तरह लग रही थी, लेकिन वो बेहोश थी, या शायद उससे भी बुरी हालत में। अभय उस एक और नए एलियन को देखकर कुछ परेशान सा हो जाता है, क्योंकि वह एलियन ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आग का बना हो। उसका पूरा शरीर धधकती हुई आग की लपटों से बना था और उसकी आंखों की जगह 2 अंगारे जल रहे थे। उस आग वाले एलियन ने अपना एक हाथ क्वीन के ठीक ऊपर रखा हुआ था और वहां से एक कमजोर सी रोशनी निकलकर उस एलियन के जिस्म में जा रही थी। ये देखते ही अभय का दिमाग सन्न रह गया। उसे पूरी बाजी समझ आ गई। अभय परेशान होते हुए बड़बड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आग से बने इंसानी एलियन ने क्वीन को भी हिप्नोटाइज कर दिया और ज्यादा ताकतवर होने के लिए क्वीन के कोर को उसके जिस्म से निकाल लिया। माइंड अटैक तो बस एक धोखा था, असली खेल तो यहां चल रहा था। अभय अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी आंखों में अब एक नया इरादा था। उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्वीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लड़ाई अब शुरू हुई थी। अभय अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसके शरीर का हर एक अंग, हर एक मांसपेशी दर्द से कराह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बुरी तरह पीटने के बाद गर्म सलाखों से दागा हो। उसका सिर चकरा रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस हरे पत्थर पर लेटी क्वीन पर पड़ी। उसका शांत, निश्चल शरीर देखकर अभय के अंदर कुछ टूट सा गया। एक अजीब सी हताशा और गुस्सा एक साथ उसके दिल में उबलने लगा। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी आंखों में अब एक नया, एक खतरनाक इरादा था। उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्वीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई
सिर्फ क्वीन के लिए नहीं थी, ये अब उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। लड़ाई अब शुरू हुई थी। अभय जैसे तैसे अपने कांपते हुए शरीर को संभालता हुआ उस ग्रीन पत्थर की तरफ बढ़ता है। हर एक कदम उसके लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। उसके पैर, जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा हुआ करते थे, आज उसी का साथ नहीं दे रहे थे। वह कुछ कदम बढ़ा ही था कि उसके घुटनों ने जवाब दे दिया और वह एक बार फिर से घुटनों के बल धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है। धत तेरे की! अभय के मुंह से एक गाली निकली। उसे अपनी इस लाचारी पर, अपनी इस कंडीशन पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी सारी बची खुची ताकत को समेटकर अपने ही हाथों से जमीन पर बहुत जोर से एक पंच मारा। वह बस अपनी भड़ास निकालना चाहता था, लेकिन जो हुआ उसने अभय के होश उड़ा दिए। उसके पंच का इंपैक्ट इतना तगड़ा था कि उस गुफा की कठोर पथरीली जमीन जिस पर अभय खड़ा हुआ था, उसमें मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ने लग गई थीं।